इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब क्या है? आज अगर 5 केजी गेहूं आपको 100 रुपए में मिल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर उनकी प्राइसेस बढ़ के 105 रुपया हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा। दूसरे नजरिए से देखें तो आज के दिन आपके जेब में जो 105 रुपए है, उनकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर 100 रुपए के बराबर होगी, क्योंकि आप उनसे उतनी ही चीजें खरीद पाओगे जो आज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो। यानी इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम होती जाती है। हम सब रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 2 करोड़ रुपए जमा करके आप रिटायर हो पाओगे और आप प्लान कर रहे हो कि 20 साल में इतना पैसा आप जमा करोगे, तो क्योंकि पैसे की परचेसिंग पावर कम होती जाती है, एक्चुअली आपको 2 करोड़ से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी जब आप 20 साल बाद रिटायर होंगे। अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन को 5% अज्यूम करो, तो आपको लगभग 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप आराम से रिटायर हो पाओ और आपको सिमिलर लाइफस्टाइल मिले जो आज के दिन आपको 2 करोड़ रुपए में मिल रही है। यानी हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन्फ्लेशन से चेंज हो सकता है। तो चलो डीप डाइव करते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, उसके एडवांटेज लिमिटेशन क्या है और उसको आप कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हो आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। महंगाई से परेशान लोगों की रसोई का बजट भी अब बिगड़ता जा रहा है। India's August retail inflation rises to 7%. जब आप सुनते हो कि इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा, तो क्या गेहूं की प्राइसेस बढ़ी है या चावल की प्राइसेस बढ़ी है? नहीं, उसका मतलब होता है कि डेली लाइफ में आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी एवरेज प्राइस 5% से बढ़ी है। अब ये कैसे मेजर करते हैं? ये मेजर करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट चीजों का एक बास्केट बनाया जाता है। इस बास्केट में फूड, ग्रोसरी, क्लोथिंग, फ्यूअल, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स प्रेजेंट है। आज के दिन लगभग 450 आइटम्स इस बास्केट में प्रेजेंट है। इस बास्केट में इन सारे आइटम्स का वेट भी उनके यूजेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है? अज्यूम करो अगर एवरेज इंडियन हाउस होल्ड जब भी 100 रुपया खर्चा करता है, उसमें से 5 रुपया वो चावल पे खर्चा कर रहा है, तो इस बास्केट में चावल का वेटेज 5% होगा। इस बास्केट में जो आइटम प्रेजेंट है वो सिटी और विलेज के लिए अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिटी और विलेजेस में अलग अलग तरीके से स्पेंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिटी में हाउस रेंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि विलेजेस में वो लगभग 0 रहता है। तो सिटी का जो बास्केट बना है उसमें हाउस रेंट का वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा। बास्केट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए इन सारे आइटम्स के प्राइसेस का वेटेड एवरेज लिया जाता है। एक बार आपको बास्केट की प्राइस मिल गई, फिर इन्फ्लेशन कंप्यूट करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर अगर इस बास्केट की प्राइस 1000 रुपए थी और इस साल बढ़ के 1100 रुपया हो गई है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक साल में 10% से बढ़ा है। इन आइटम्स को प्राइसेस को कलेक्ट करने के लिए 1200 गांव और 300 सिटीज के लगभग 23 से मार्केट से डेली डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इन आइटम्स के प्राइसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इन्फ्लेशन मेजर करने के 2 मेजर तरीके हैं। पहला है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पे हम और आप जैसे एंड कंज्यूमर जिन प्राइसेस को पे करते हैं, उन प्राइसेस का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंप्यूट किया जाता है। दूसरा है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पे बड़े बड़े होलसेलर इन आइटम्स के लिए जो प्राइस पे करते हैं, उनके प्राइस के हिसाब से इन्फ्लेशन को कंप्यूट किया जाता है। इनके अलावा और भी तरीके हैं इन्फ्लेशन कंप्यूट करने के, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए फिलहाल हम इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। इन्फ्लेशन कंप्यूटेशन के लिए करंटली इंडियन गवर्नमेंट 2012 की बेस प्राइसेस को कंसिडर कर रही है और उनके प्राइसेस के हिसाब से ही आगे इन्फ्लेशन को कंप्यूट किया जा रहा है और 2012 में ही हमारा बास्केट भी बना हुआ है। करंटली गवर्नमेंट सोच रही है कि 2022 के प्राइसेस के हिसाब से बेस ईयर को चेंज किया जाए। इन्फ्लेशन को समझने के बाद आपको ऑब्वियसली लगेगा कि इन्फ्लेशन एक विलन है, बट हमेशा ये ट्रू नहीं होता। थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ये कैसे? अज्यूम करो एक बंदे ने वड़ा पाव की गाड़ी चलाने के लिए 100 रुपया लोन लिया है। आज के दिन वड़ा पाव की प्राइस 5 रुपए है, तो उसे लोन रिपे करने के लिए 20 वड़ा पाव सेल करने होंगे। अगर नेक्स्ट ईयर वड़ा पाव की प्राइस इंक्रीज होकर 10 रुपया हो जाती है, तो सिर्फ 10 वड़ा पाव सेल करके वो अपने लोन को रिपे कर पाएगा। इस तरीके से थोड़े से इन्फ्लेशन की वजह से बिजनेसेस को अपने लोन को फ्यूचर में चुकाना आसान होता है। इसलिए बिजनेसेस मोटिवेट होते हैं नया लोन लेके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसके वजह से रोजगार की उपलब्धि होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। दूसरी चीज ये है कि जब भी डिफ्लेशन होता है यानी प्राइसेस कम होती है, तब लोगों पे उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। लोग सोचते हैं कि प्राइसेस और कम होंगी, इसलिए वो चीजों को खरीदना टालते हैं या फिर डिले करते हैं, जिसके वजह से डिमांड कम होती है और अल्टीमेटली प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, जिसके वजह से रोजगार कम होते जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इन्फ्लेशन रखना इकोनॉमी में जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन को सर्टन रेंज में मेंटेन करना चाहती है। करंटली इंडियन गवर्नमेंट 2 से 6% का टारगेट लेके चलती है। अगर 2% से नीचे ये इन्फ्लेशन चला जाए तो बिजनेस ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, और 6% से ऊपर इन्फ्लेशन चला जाए तो हम और आप जैसे एंड यूजर के लिए बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज होता है? पहला रीजन है इंक्रीज इन डिमांड। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है या फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, चीजों की डिमांड बढ़ती जाती है, जिनसे उनकी प्राइसेस भी बढ़ती है। सेकंड रीजन है डिक्रीज इन सप्लाई। कुछ सिचुएशन में चीजों की सप्लाई कम हो जाते हैं,
जैसे कोविड की सिचुएशन, जहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा था या फिर चीजें ट्रांसपोर्ट भी नहीं की जा पा रही थी मार्केट तक, इसलिए लोगों के पास उन चीजों का सप्लाई कम था, जिससे उन चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगे। तीसरा रीजन होता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ और लगभग सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ने लगे। इसी तरीके से अगर रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं तो चीजों के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट हम करते हैं उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि ये नंबर सभी को सिमिलर तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बास्केट में फूड एंड ग्रोसरी का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो अगर फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन का नंबर ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन इसका असर अलग अलग लोगों पे अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा का एक गरीब आदमी है जो महीने में 15,000 रुपया कमाता है और ग्रोसरी पे 5,000 रुपया महीना खर्चा करता है। 10% इन्फ्लेशन की वजह से उसका खर्चा 5,000 से बढ़कर 5,500 हो जाएगा। उसके अगेंस्ट एक बेंगलुरु का IT इंजीनियर है जो महीने में 2 लाख रुपया कमाता है और ग्रोसरी का खर्चा उसका 10,000 रुपया है, तो उसका खर्चा 10,000 से बढ़ के 11,000 हो जाएगा। मॉनेटरी टर्म में उसका खर्चा 1,000 रुपए से बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ इनकम की हम सोचे तो उसको बहुत कम चेंज आया है। इसलिए इस इन्फ्लेशन का ज्यादा असर ओडिशा के गरीब आदमी पे पड़ेगा और बेंगलुरु के IT इंजीनियर को शायद कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसी के उल्टा अगर स्कूल की फीस बढ़ती है तो शायद शहर के लोगों को इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि गांव के लोग जनरली उन्हीं टाइप के स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन होता है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि सब्स्टिट्यूशन बायस को इन्फ्लेशन का मेजरमेंट इग्नोर करता है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे इन्फ्लेशन का बास्केट बनता है तो उसके अलग अलग आइटम्स के वेटेज फिक्स है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्राइसेस के चेंज होने के बाद जो चीजें लोग खरीदते हैं उनके प्रोपोर्शन बदलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेजिटेबल्स या मीट के प्राइसेस बढ़ने लगे तो लोग ज्यादा चावल खरीदेंगे और खिचड़ी पे अपना गुजारा करेंगे, तो जबकि चावल का प्रोपोर्शन हमारे वेटेज में फिक्स है, एक्चुअल में लोग उसे ज्यादा परचेस कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में हैंडल नहीं हो रहा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि इन्फ्लेशन का मेजरमेंट लाइफस्टाइल को एडजस्ट नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, हमारा बास्केट 2012 में बना था, तब पर जीबी डेटा कॉस्ट 100 रुपया था और उतना ही रिचार्ज हम मारते थे। आज के दिन लगभग 30 जीबी का डेटा पैक हमको मारना पड़ता है, जिसका कॉस्ट 300 से लेके 400 रुपया है। इन्फ्लेशन के नंबर को अगर देखें तो पर जीबी डेटा कॉस्ट कम हुई है, मतलब इन्फ्लेशन नंबर हमको कम दिखाएगा और ये जताएगा कि प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। हमको सिर्फ 100 रुपया खर्चा करना पड़ रहा था 2012 में, लेकिन आज के दिन 300 से लेके 400 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है हमारे मोबाइल डेटा पैक पे। इस तरीके से लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आते हैं वो इन्फ्लेशन के नंबर में हैंडल नहीं किए जाते। कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे रहते हैं जो शायद पास में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कोई भी नहीं लेता था, लेकिन आज के दिन वो खर्चा ऐड हो गया है, लेकिन ये एक्चुअली बास्केट में ऐड करने के लिए गवर्नमेंट को डिले होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा मिसगाइडेड रहता है। इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के क्या क्या फायदे हैं? पहले तो इन्फ्लेशन मेजरमेंट गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। RBI अपने इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से ही डिसाइड करती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं होलसेल लेवल पे जब चीजें खरीदी जाती है और एक्चुअल हम और आप जैसे एंड यूजर जब चीजों को खरीदते हैं उसमें टाइम का लैग रहता है। तो अगर गवर्नमेंट को पहले ही WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पता चलती है और उनको पता चलता है कि होलसेल लेवल पे कुछ चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट उन चीजों पे डिस्काउंट या सब्सिडी देके उनके प्राइसेस ड्रॉप डाउन करा सकते हैं, ताकि एक्चुअल एंड यूजर को उसके कम प्राइसेस पे करने पड़े और हम पे इन्फ्लेशन का कम असर हो। तीसरी चीज, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के नंबर्स टारगेटिंग में भी हेल्प करते हैं। मतलब अगर उनको पता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उन्हीं पर्टिकुलर आइटम्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश गवर्नमेंट कर सकती है। इन्फ्लेशन एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बाकी इकोनॉमीज या रीजन से हमें कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन का नंबर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान करने में हेल्प करता है, ताकि हम बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान कर सकें। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आज के बाद जब भी आपके सामने इन्फ्लेशन की न्यूज आएगी आप उसको जरूर समझ पाओगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।